एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण एवं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर का अध्ययन करेंगे। हम बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन का आचरण कभी एक पार्टिकल की तरह देखने को मिलता है तो कभी एक वेव की तरह देखने को मिलता है, और इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के लिए कोई निश्चित स्थान निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके इलेक्ट्रॉन चूँकि वेव नेचर प्रदर्शित करता है तो उसकी विशिष्टता बताने के लिए एक वेव इक्वेशन का होना आवश्यक होता है। तो श्रोडिंगर ने 1926 में 1926 में इलेक्ट्रॉन की ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं, एक तो डी ब्रोगली का डुअल नेचर, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति, तथा इसके पाए जाने में अनिश्चितता, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत के आधार पर एक समीकरण प्राप्त की थी जिसको बोला जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स का एक मूल समीकरण है जो कि इलेक्ट्रॉन के विभिन्न कक्षों के स्थान पर उससे संबंधित तरंगों का वर्णन करता है। क्लियर? Schrödinger calculated the probability of finding a particular electron in any atom by applying pure mathematical calculations upon the matter waves of de Broglie। क्लियर? श्रोडिंगर ने किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो डी ब्रोगली की मैटर वेव्स है उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाया और उससे अपन को उसने क्या प्राप्त किया? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इज ए काइंड ऑफ की नॉट ऑफ वेव मैकेनिक्स विच इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस एज स्टैंडिंग वेव्स। क्लियर? श्रोडिंगर इक्वेशन जो है इस फैक्ट पर बेस है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के अराउंड एक स्टैंडिंग वेव्स की तरह प्रेजेंट रहते हैं। स्टैंडिंग वेव्स आप देख सकते हो, ये स्ट्रेच लाइन है। क्लियर? जब इसको स्ट्रेच करते हैं तो इस प्रकार से जो ये वेव दिख रही है आपको, ये स्टैंडिंग वेव्स होती है। क्लियर? द वेव्स ऑफ स्ट्रेच थ्रीड कैन बी कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव। इंफॉर्मेशन अबाउट द वेव फंक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा जो तरंग फलन है किसी भी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन अपन को मिलती है। वेव फंक्शन साई इज ए मैथमेटिकल फंक्शन दैट कंटेन्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? वेव फंक्शन तरंग फलन को साई के द्वारा डिनोट करते हैं, जो कि एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। एन एटॉमिक वेव फंक्शन कंसिस्ट ऑफ ए रेडियल कंपोनेंट आर ब्रैकेट आर and an angular momentum a theta and phi। क्लियर? जो वेव फंक्शन है वह रेडियल कंपोनेंट आर थीटा और एंगुलर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो द रीजन ऑफ स्पेस डिफाइंड बाय ए वेव फंक्शन इज कॉल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, एटॉमिक ऑर्बिटल अगर अपन परिभाषित करना चाहते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? द रीजन ऑफ स्पेस डिफाइंड बाय ए वेव फंक्शन। Given equation gives the form of the Schrödinger wave equation that is appropriate for motion in the x direction। ठीक है, अगर x डायरेक्शन में बात करें तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं: डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। यहाँ पर साई क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन। ठीक है, x क्या है? चूँकि x डायरेक्शन में है तो x वेरिएबल है अपना। ई टोटल एनर्जी और वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्लियर? इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन्स मूव इन 3 डायमेंशनल स्पेस एंड एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है 3 डायमेंशनल, तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड तीनों को शो करती हुई है। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर
0। यहाँ पर साई इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल्स हैं जिन पर डिपेंड करता है। ई तथा वी यहाँ पर टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर। एम क्या है? एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास और एस क्या है प्लांक कांस्टेंट। श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड एज बिलो। क्लियर। तो देखो जो तरंग मैकेनिक्स है, वेव मैकेनिक्स है, उसके सिद्धांतों का अध्ययन सरलतम तंत्र हाइड्रोजन परमाणु जिसमें मात्र एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों घूमता रहता है के लिए किया जाएगा, क्योंकि जो अधिक इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण के कारण पोटेंशियल एनर्जी की सही से गणना अपन नहीं कर सकते, जिसके कारण श्रोडिंगर समीकरण का जो हल है, सॉल्यूशन है, वो अत्यधिक जटिल हो जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्राप्त परमाणु परिणामों का उपयोग हम बहु इलेक्ट्रॉन तंत्रों की विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। क्लियर। हाइड्रोजन परमाणु की जो पोटेंशियल एनर्जी है नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम जैसे -E²/R होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, R नाभिक से इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी होगी। ठीक है। G8 परमाणु क्रमांक है, चूंकि अपन हाइड्रोजन की बात करें तो उसका मान एक ही होता है कि कांस्टेंट है। तो यहाँ पर we know that the total energy of any particle or an electron is the sum of its potential energy and kinetic energy। हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी E किसी पार्टिकल की वह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होती है। और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि 1/2mv² होती है, और पोटेंशियल एनर्जी को हम दिखा सकते हैं -kZd²/r², यानी -E²/r। जेड यहाँ परमाणु क्रमांक अगर हाइड्रोजन का होगा तो 1 होगा और k कांस्टेंट, तो बराबर 1/2mv² -kZd²/r²। द काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1/2mv² बराबर 1/2mv²/m, क्योंकि यहाँ से m से m इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो mv²/m, तो 1/2 इफ वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ mv फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन देन वी गेट, अब h बराबर लैम्डा बराबर h/mv। ठीक है। तो mv बराबर h/लैम्डा, तो जब वैल्यू रखेंगे अपन तो 1/2mv² बराबर h/λ²/2m, तो h²/2 λ²m। अब यहाँ से हम 1/2mv² की जगह वैल्यू रखेंगे h²/2 λ²m। तो देखो पुटिंग द वैल्यू 1/2mv² इन इक्वेशन 14 वी गेट E बराबर h²/2 λ²m -kZd²/r, और h²/2π² बराबर हो जाएगा E। जब ये वैल्यू उधर साइड में जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस Z²/r, और 1/λ² 2m/h। जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 1/λ² बराबर 2m/h² E प्लस kZd²/r। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ λ² फ्रॉम इक्वेशन 16 इन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मैकेनिक्स। अब हम वेव मैकेनिक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एक ∇2ψ/∇x² प्लस 4π² λ² बराबर 0 वी गेट। तो यहाँ पे एक वेव मैकेनिक्स के डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें अगर अपन 1/λ² का मान रखें तो हमें प्राप्त होती है ये वाली इक्वेशन ∇2ψ/∇x² प्लस 4π²ψ.2m/h² E प्लस kZd²/r बराबर 0। यहाँ से ∇2ψ/∇x² प्लस 8π²m/h² E प्लस kZd²/r साई बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से ये इक्वेशन हमको प्राप्त होती है, जो कि वन डायरेक्शनल में, एक्स डायरेक्शन में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है। द अबव इक्वेशन इज द वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल विच मूव्स इन वन डायमेंशनल सिस्टम। वेव मूव इन ओनली वन एक्स डायरेक्शन। एन इलेक्ट्रॉन विच मूव इन ऑल एक्स वाई जेड एक्सिस वुड हैव द फॉलोइंग टाइप ऑफ। अब यहाँ पर ∇2ψ/∇x² प्लस ∇2ψ/∇y² प्लस ∇2ψ/∇z² प्लस 8π²m/h² E प्लस kZd²/r साई बराबर 0। ये 3 डायमेंशनल यानी एक्स वाई जेड एक्सेस में जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। क्लियर। अब
डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसको हम डेल्टा के द्वारा, डेल्टा स्क्वायर के द्वारा भी डिनोट करते हैं, जहाँ पर ठीक है। तो डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी, इसको अपन क्या लिख दिया, वी, साई बराबर 0, क्लियर। वी पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पर डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू की मान ये, एंड पोटेंशियल एनर्जी वी बराबर ये, क्लियर। Del square is a mathematical operator called as Laplacian operator. The above equation 19 can also be written as, के लिए जो डेल स्क्वायर था अपने इक्वेशन में ये Laplacian ऑपरेटर होता है, के लिए इसको अगर अपन लिखे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस डेल स्क्वायर साई एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम बराबर ई माइनस वी साई, क्लियर। और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर हम साई की वैल्यू को अलग रखें तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी बराबर वी साई बराबर ई साई। तो यहाँ पर जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 20 इज नॉट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी एन साई, but this is an operator, the Hamiltonian operator, which operates on psi in such a way that its result obtained is the product of that wave function psi and numeral value e, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आप ध्यान रखना कि जिस इक्वेशन में ये वाली और ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, बल्कि ये साई पर ऑपरेट करता है, जिसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इन दोनों हैमिल्टोनियन, इसका जो प्रोडक्ट होता है वह वेव फंक्शन साई और जो न्यूमरल वैल्यू है ई, इसका प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एच साई बराबर ई साई, क्लियर। टू रिप्रेजेंट ए कंप्लीट वेव फंक्शन वी नीड ए 4-dimensional ग्राफ इन विच देयर वुड बी 3 स्पेस डायरेक्शंस एक्स वाई जेड और आर थीटा फाई, एंड द फोर्थ वन विल बी द वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन लाइक न्यूक्लियाई। 3 polar directions of the electron are presented in 1.5 फिगर में। इन द फिगर इट कैन बी क्लियरली सीन दैट एक्स बराबर आर साइन थीटा कोस फाई, वाई बराबर आर साइन थीटा साइन फाई, जेड बराबर आर कोस थीटा, क्लियर। अब हमने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्राप्त करी थी, ये वाली डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर से अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर से अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस ये वाली जो इक्वेशन हमने अभी देखी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 डायमेंशनल में, इसका जो सॉल्यूशन है वह बहुत ही जटिल होता है, क्लियर। क्योंकि एक्स वाई जेड वाले जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्तीय निर्देशांक है, उनमें दिए गए जो श्रोडिंगर समीकरण है वो जटिल होता है। तो अतः जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, तरंग समीकरण है, उसको सर्वप्रथम हम पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा एंड फाई में परिवर्तित कर लेते हैं। आर थीटा एंड फाई इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने वाले पोजीशन वेरिएबल्स होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर थीटा फाई और ये आर क्या है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने वाले पोजिशनल वेरिएबल्स है, क्लियर। मूल बिंदु अगर मान लो यहाँ पर क्या है 0 और यहाँ से डिस्टेंस क्या है, ये क्या है a और ये है b, क्लियर। तो मूल बिंदु O से किसी बिंदु A की जो दूरी है OA, उसको हम R से डिनोट करते हैं, R से दिखाया गया जो कि त्रिज्यीय दूरी है। OA द्वारा इस जेड एक्सिस, क्लियर, OA द्वारा जो जेड एक्सिस पर जो एंगल बनाया गया है उसको थीटा से दिखाया गया है, तथा जेड एक्सिस तथा जो OA है उसका एक्स वाई तल में जो प्रोजेक्शन है AB, क्लियर, का एक्स के साथ बने कोण को हम फाई के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। ये फाई के साथ फाई। अब x बराबर होता है आर साइन थीटा कोस फाई, y बराबर होता है आर साइन थीटा साइन फाई और z बराबर होता है आर कोस थीटा। अब उपयुक्त मानों को हम वेव इक्वेशन जो थी हमारी एक्स वाई जेड वाली श्रोडिंगर समीकरण दिखाती हूँ, उसमें जब उनका मान रखते हैं तो हम निम्न समीकरण प्राप्त करते हैं। 1/r² डेल अपॉन डेल आर
आर स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर साई बराबर 0। तो ये जो इक्वेशन है ये भी क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पर पार्ट अपन किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, पोजिशनल वेरिएबल्स के बेस पे। ठीक है, यहाँ पर आर थीटा फाई जो कार्टेशियन वेरिएबल्स थे एक्स वाई जेड, उनकी जगह अपन किसके बेस में देख रहे हैं, आर थीटा और एक्स वाई जेड की स्थान पर आर थीटा फाई के जो वेरिएबल्स हैं उसके आधार पर ये इक्वेशन निकाली गई है। अब बात करते हैं हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। ठीक है, तरंग फलन और उसके वर्ग की सार्थकता। तो जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण के जो सॉल्यूशन है वो खुद एक समीकरण होते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं वेव फंक्शन, जिन्हें हम साई के द्वारा डिनोट करते हैं। अब एक तरंग फलन एक साई किसी कण की स्थिति निर्देशांक एक्स वाई जेड या आर थीटा फाई पर निर्भर करता है तथा इसमें उस कण के आचरण संबंधी अधिकतम जानकारी होती है। क्लियर, श्रोडिंगर समीकरण के अनंत हल संभव होते हैं जिन्हें एक्स साई 1 साई 2 साई 3 इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये आवश्यक नहीं कि जो सभी हल हैं किसी भौतिक या रासायनिक वास्तविकता को ही दर्शाते हो, ऐसे भी हल होते हैं जिनसे काल्पनिक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ऐसे तरंग समीकरण को अस्वीकार्य होते हैं। किसी भी भौतिक स्थिति के लिए साई का स्वीकार्य या वास्तविक होना आवश्यक होता है। क्लियर, तो उपयोगिता की दृष्टि से अगर बात करें तो साई की सार्थकता अस्पष्ट है। ठीक है, हालांकि जो तरंग फलन है उसकी सार्थकता उसके वर्ग की इस व्याख्या के द्वारा समझाई जा सकती है, क्योंकि जो जर्मन वैज्ञानिक थे भौतिक शास्त्री वे मैक्स बॉर्न, उन्होंने बताया कि किसी बिंदु पर जो वेव फंक्शन का जो स्क्वायर है साई स्क्वायर, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के समानुपाती होता है। यानी किसी बिंदु का वेव फंक्शन साई स्क्वायर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। साई स्क्वायर को कभी कभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कहते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के जो निश्चित पथ वाली जो पारंपरिक धारणा थी, जैसे बोर ने कहा था, को त्याग कर किसी आयतन में या बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के संबंध में अनुमान की संभावना क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा व्यक्त की जाती है। क्लियर, तो वेव फंक्शन साई बाई इटसेल्फ हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो तरंग फलन साई है उसका खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। हाउएवर द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन साई स्क्वायर इज अ प्रॉपर्टी विच हैज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस, लेकिन जो साई का स्क्वायर है साई स्क्वायर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ लाइट वेव स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट अ पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव। एग्जाम्पल के लिए जैसे लाइट वेव्स हैं, ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, तरंग का जो वेव एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है साई स्क्वायर एट अ पॉइंट किसी बिंदु पर किसी आयतन पर इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेव। सिमिलरली इन इलेक्ट्रॉन वेव मोशन स्क्वायर ऑफ साई स्क्वायर should represent intensity. According to uncertainty principle, the position of electron cannot be determined with certain. क्लियर, हम पढ़ चुके हैं कि जो अनिश्चितता का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बिल्कुल निश्चितता के साथ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, एग्जैक्ट स्थिति हम नहीं बता सकते। All we can say is that greater the intensity of wave function at a particular point, greater is the probability of locating the electron at that point. क्लियर, अगर वेव हम कह सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर वेव फंक्शन की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी उतनी ज़्यादा होती है। थस साई स्क्वायर में भी इंटरप्रिटेड एज बीइंग प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जो साई स्क्वायर है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। तो व्हेन साई स्क्वायर इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, जब साई स्क्वायर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज हाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी ज़्यादा। इफ साई स्क्वायर इज लो प्रोबेबिलिटी इज लो, अगर साई स्क्वायर की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। इन ऑर्डर टू अवॉइड इमेजिनरी वैल्यूज साई स्टार इज यूज फॉर साई। ठीक है, इमेजिनरी वैल्यूज को अवॉइड करने के लिए साई स्क्वायर के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, साई
स्टार, जो साई स्टार क्या है यहाँ पर, साई का एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है। तो वी एक्सपेक्ट दैट इफ साई एक्सटेंड्स ओवर ए फाइनाइट वॉल्यूम इन स्पेस dx dy dz यानी d2, then the electron would be found in the volume. Clear? Volume. So psi star to d2 gives the probability of finding the electron in the volume d2. Clear? अगर psi की वैल्यू एक्सटेंड होती है इन स्पेस में फाइनाइट वॉल्यूम में, तो dx dy dz में, तो जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर उस वॉल्यूम में पाए जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, पाया जा सकता है। तो जो psi स्टार d2 psi स्टार d2 यह इलेक्ट्रॉन उस वॉल्यूम में, वॉल्यूम यानी d2, वॉल्यूम कौन सा, d2 वॉल्यूम में, d2 यानी dx dy dz में, तो psi स्टार d2 गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द वॉल्यूम d2. द वेव फंक्शन psi may be positive, negative, imaginary, but the probability density psi square always is positive and real. वेव फंक्शन psi है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है साई स्क्वायर वह हमेशा पॉजिटिव और रियल होती है, ध्यान रखना. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज फाइनाइट. इलेक्ट्रॉन में पाए जाने की जो संभावना है वो क्या है, फाइनाइट है. क्लियर, यानी कि परिमित. विच मीन्स साई स्टार D2 मस्ट बी गिव्स रियल वैल्यूज, यानी कि जो साई स्टार D2 की जो है वह रियल वैल्यू ही देता है. इफ साई हैज़ रियल वैल्यू देन साई बराबर साई स्टार. अगर साई की रियल वैल्यू है तो साई बराबर क्या होता है, साई स्टार. एंड वी कैन यूज साई स्क्वायर इन प्लेस ऑफ साई स्टार D2. क्लियर. अगर साई रियल वैल्यू है तो साई स्टार के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, साई ले सकते हैं. तो हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साई स्टार D2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साई स्क्वायर. क्लियर. तो इस प्रकार से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है उसको किस प्रकार से डिराइव करते हैं, और जो सिग्निफिकेंस है साई और साई स्क्वायर का तरंग फलन और उसके वर्ग की जो सार्थकता है उसका हम आज लेक्चर में अध्ययन किया. ये रेफरेंसेज हैं. धन्यवाद.